हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए, ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसमें से कुछ ही बच्चों का रिप्लाई भी आया है, लेकिन वो लोग को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। उनका कहना था कि सर अभी तक आप सिर्फ ऐसे ही फंक्शंस का रेंज निकालना सिखाए थे जिसमें एक ही सिंगल फंक्शन होता था, इसीलिए पहला तो हम लोगों से हो गया है। सेकेंड और थर्ड में उनको दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, हम लोग होमवर्क का डिस्कशन पहले कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग रेंज निकाल लेते हैं सेकेंड का। एक बात आप ध्यान में रखो कि ये एक ऐसा चैप्टर है और अब हम लोग इस चैप्टर में ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं जो आपका ब्रेन पूरी तरह से ओपन कर देता है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे जो अगर आप खुद से करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ बनाया है। आपको इंटरनल खुशी होगी अच्छे लेवल्स के प्रॉब्लम्स जब आपसे होने लगेंगे। और सोचना, जिसको साइंस बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं, जो आपको सोचना इसमें सिखा देगा ये चैप्टर आपको, ऐसा चैप्टर है ये। ऐसा नहीं कि बस फार्मूला आता है तो मैंने बना लिया। अब वैसा प्रॉब्लम हम लोग नहीं कर रहे हैं। वैसे प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने कर लिया जिसमें बस फार्मूला का यूज होता था। अब हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में जो आप अभी तक उतना नहीं सीखे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो मैं अभी बोलता हूं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको फिजिक्स में भी बहुत बार आपको सुनने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार यहीं पे सुन रहे हो। आप मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी आप फिजिक्स में सुने होंगे। वैसे मैक्सिमा और मिनिमा की बात आई तो क्वाड्रेटिक में मैं थोड़ा बहुत आपको उसका नॉलेज दे चुका हूं। तो एक एक अच्छे प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग, जो भी कलेक्शन हम लोगों का है प्रॉब्लम्स का, वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स का है, जो कि आपको प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, ये प्रॉब्लम इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप इससे कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। एक बात तो और आपको क्लियर है कि रेंज निकालने का कोई एक ही मेथड प्रॉपर नहीं होता है कि वही हमको सब में अप्लाई करना है और रेंज निकाल देना है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पे पहले रेंज निकालने से पहले हम इस फंक्शन का डोमेन देख लेते हैं। आप बहुत बार फंक्शन चैप्टर में भी ऐसा करते होंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग इस फंक्शन का डोमेन देखें तो आप कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं कि अगर कोई फंक्शन में दो या दो से ज्यादा फंक्शंस सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में हो तो पूरे फंक्शन के डोमेन निकालने का तरीका ये होता है कि आप सारे फंक्शंस के इंडिविजुअली डोमेन निकाल लो और उन डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन इस पूरे फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। तो cos इनवर्स x का डोमेन हम जानते हैं कि होता है -1 से 1 और cot इनवर्स x का डोमेन होता है सारा रियल नंबर। ये तो आपको मैंने पहले ही क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का याद करवाया है। और कंप्लीट फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। यानी फंक्शन का डोमेन क्या है, -1 से 1। ठीक है। अब एक बात और हमको यहां से क्या पता चल रहा है कि cos इनवर्स x और cot इनवर्स x देखने पर, मैंने आपको फिर से मैं बोलूंगा, पहले ही क्लास में बताया है, साइन टैन का नेचर टैन इनवर्स का एक जैसा होता था, cos और cot का एक जैसा नेचर था। जो हमारा cos फंक्शन है ये डिक्रीजिंग नेचर का होता है, ये आप जानते हैं। और cot इनवर्स x भी डिक्रीजिंग नेचर का होता है। डिक्रीजिंग से मतलब क्या हुआ, आप जरा ये समझ लो। जैसे मानो कि एक मैं ग्राफ आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो आप ये ग्राफ, ये तो इस ग्राफ को देख करके
हम कहेंगे कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों कहते हैं इसको पहले ये समझ लेते हैं। डिक्रीजिंग ग्राफ या डिक्रीजिंग फंक्शन वैसे फंक्शंस को कहा जाता है कि जिस फंक्शन में अगर आप x के वैल्यू को बढ़ाते जाएं, तो जैसे जैसे आप x के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फंक्शनल वैल्यू कम होते जाएगा। आप देखिए ना, जब आप माइनस इन्फिनेटिव की तरफ हैं तो ये फंक्शन आपको इन्फिनेटिव की तरफ वैल्यू दे रहा है, प्लस इन्फिनेटिव। जैसे जैसे आप x को बड़ा करते हैं, आप राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो ये x बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे आप बड़ा करते गए तो फंक्शन की वैल्यू कम होते जा रही है, ठीक है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू, एक मिनट, लाइट क्लियर है कि नहीं आपको? लाइट कट गई है, थोड़ा इन्वर्टर है तो आप ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत हाँ दिख तो रहा है, इसी में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। डिक्रीजिंग नेचर का है, तो क्या बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फंक्शनल वैल्यू कम हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें, अगर मान लो आपकी इस तरह का ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो फंक्शन का जो नेचर है वो इंक्रीज हो रहा है और फंक्शनल वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसा फंक्शन है हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक बात और यहां से, डिक्रीजिंग फंक्शन में हम बोल सकते हैं, अगर आपको ये दे दिया जाए कि फंक्शन का डोमेन यहाँ पे -1 से 1 है, मतलब क्या हो गया कि चाहे जिस तरह का भी ग्राफ हो इस फंक्शन का, -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी और 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी। ये कैसे बताया मैंने? -1 पे बड़ी वैल्यू, 1 पे छोटी वैल्यू। कैसे बताया मैंने? क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है, मतलब -1 से 1 में x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। अब जैसे आप समझो कि एक और ग्राफ आप यहां पे देखो, जैसे मान लो, एक मिनट, हाँ अब लाइट बोर्ड पे अच्छा है। हाँ, यहां पे जरा आप देखो, जैसे मान लो एक फंक्शन का ग्राफ हम इस तरह से कर दें, एस इस तरह का है, तो इस फंक्शन में हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसका वैल्यू x, जैसे यहां पर देखो बढ़ रहा था तो वैल्यू घट रहा है, यहां के बाद फंक्शन का वैल्यू बढ़ने लगा, फिर घटने लगा, फिर बढ़ने लगा। तो इस फंक्शन को इसके कंप्लीट डोमेन में, कंप्लीट डोमेन मतलब आप x का जो जो वैल्यू उसमें ले सकते हो, डोमेन से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, डोमेन पे मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूं। इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कहां पे इसका वैल्यू सबसे बढ़ रहा होगा, कहां पे घट रहा होगा, लेकिन अगर फंक्शन एक ही नेचर का, या तो डिक्रीजिंग नेचर का हो या इंक्रीजिंग नेचर का हो, ये हम जरूर बता सकते हैं। डिक्रीजिंग में क्या बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू घटते जाएगा। इंक्रीजिंग में क्या बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जाएगी। और ये तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये -1 से 1 में ही डिफाइन है, मतलब इसका ग्राफ हमको यहां से यहीं तक में ड्रॉ करना है। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है तो -1 पे सबसे बड़ा वैल्यू देगा, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू इसके डोमेन में -1 है और सबसे बड़ा वैल्यू इसके डोमेन में 1 है। तो डिक्रीजिंग नेचर का है तो छोटा इनपुट पे बड़ा आउटपुट देगा और बड़ा इनपुट पे छोटा आउटपुट देगा। तो डिक्रीजिंग नेचर का है तो -1 से 1 तक में ये डिक्रीज करते हुए जा रहा है, मतलब -1 पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी और 1 पे फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि f मिनिमम कितना होगा, तो वो होगा f ऑफ 1 पे। क्यों 1 पे? क्योंकि 1 ही सबसे बड़ा इनपुट है इसके डोमेन में, तो ये अपने सबसे बड़े इनपुट पे सबसे छोटा वैल्यू देगा। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, रेंज का मतलब क्या होता है
कि आप ये बताइए कि वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वही ना हम लोग रेंज बोलते हैं। तो मिनिमम हो जाएगा एफ ऑफ 1 पे वैल्यू, तो एफ ऑफ 1 मतलब क्या, कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1। अब आप बताओ कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू, कॉस की वैल्यू 1 आपको पता है कब होती है, 0 पे, और कॉट की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 4 पे। यानी मिनिमम वैल्यू आपको पता चल गया पाई बाई 4। और एफ मैक्सिमम कहां पे देगा, तो मैक्सिमम देगा -1 पे। तो -1 रख दिया जाए तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, तो कॉस इनवर्स -1 प्लस कॉट इनवर्स -1। कॉस इनवर्स -1 कितना हो जाएगा बच्चे, पाई हो जाएगा, और कॉट -1 कितना हो जाएगा, क्या माइनस पाई बाई 4, नहीं, कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा ये, एक मिनट, लाइट्स का थोड़ा आवाज आपको एक्सटर्नल आ रही होगी। हाँ देखिए, तो ये जो था हमारा -1 3 पाई बाई 4 पे, हाँ यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा 3 पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया 7 पाई बाई 4। अगर आपको कुछ बच्चे को अगर यहाँ पे दिक्कत हो तो वो ऐसे आप कर लीजिए, कॉस इनवर्स में -1 है तो ये तो पाई दिक्कत आपको नहीं होगा, कॉट इनवर्स -1 को आप लिख लो ऐसे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 पाई बाई 4, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रेंज क्या आ गया फंक्शन का, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज, मिनिमम वैल्यू कितना आया था, तो पाई बाई 4, और मैक्सिमम वैल्यू कितना था, तो 7 पाई बाई 4, ये हमारा रेंज हुआ। कैसे हम लोग रेंज कैलकुलेट किए, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। पहले हम लोग फंक्शन अलग अलग तरह के थे, अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, इन दोनों के डोमेन अलग अलग है, इसलिए कंप्लीट फंक्शन का हम लोगों ने पहले डोमेन निकाल लिया जो कि हमको मिल गया। फिर हम क्या देख रहे थे कि दोनों ही फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर के हैं। डिक्रीजिंग नेचर का मतलब भी हम लोगों ने समझा कि x की वैल्यू बढ़ाओ तो आउटपुट क्या हो, घटे, उल्टा हो, तो उसको डिक्रीजिंग नेचर का, और डिक्रीजिंग नेचर का था मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शनल वैल्यू कम होते जाएगी। तो हम ये समझ गए कि जहां पे x सबसे छोटा होगा यानी -1, वहां पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जहां पे x सबसे बड़ा होगा वहां पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया बस पुट करके, तो रेंज हो गया फंक्शन का। अब आप सुनो, अगर यही दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का ना होकर के इंक्रीजिंग नेचर का होता, डिक्रीजिंग नेचर का ना होकर के इंक्रीजिंग नेचर का अगर होता, तो हम क्या बोलते कि जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 1 पे मैक्सिमम देता और -1 पे मिनिमम देता। कब, जब फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होता, यानी x की वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शनल वैल्यू बढ़ते रहती। क्लियर है ना। अब आपको इस प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखिए थर्ड प्रॉब्लम को किया जाए, कुछ बच्चे अब कर भी सकते हैं, सेकेंड जैसा है उसी तरह का थर्ड है। थर्ड में लेकिन ये थोड़ा अंतर है कि 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं और एक अलजेब्राइक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। चलिए देखते हैं, तो फंक्शन क्या है हमारा, साइन इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। पहला काम कि फंक्शन का डोमेन हम लोग देख लिया जाए। साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, tan का सारा रियल नंबर और किसी भी तरह के पॉलिनोमियल का भी सारा रियल नंबर, तीनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन आ गया हमारा -1 से 1। बिल्कुल क्लियर होगा सेकंड प्रॉब्लम की तरह।
साइन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ग्राफ वगैरह सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करा है। इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है। अब हमको ये बस देखना है कि इस क्वाड्रेटिक का कि ये क्या है, इसका ग्राफ हम लोग जरा देख लेते हैं उस क्वाड्रेटिक का। आपको पता है, ये देखिए क्वाड्रेटिक है। पहली बात तो ये कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम y बोल दें तो इसका जो भी ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा। अपवर्ड क्यों होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है, तो ग्राफ ओपन होगा अपवर्ड की तरह। अगर हम लोग इसके वर्टेक्स की बात करें, सारी बातें मैंने क्वाड्रेटिक में की है। वर्टेक्स या हम लोग उसको बोलते हैं एपेक्स, या हम लोग उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग? तो दो तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि एक तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के आप निकाल लो, या वर्टेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का -b/2a और -d/4a। तो चलिए -b/2a कितना हो जाएगा पहले देख लिया जाए। तो -b है 4 और 2a है 1, तो ये कितना हो गया? x कोऑर्डिनेट -2 हमको मिल गया वर्टेक्स का। y कोऑर्डिनेट तो -d, तो पहले d निकाला जाए तो b² यानी 4 का स्क्वायर 16 -4ac यानी 4 × 1 × 1, तो कितना आ गया? 12। जब हम -d करेंगे तो -12, 4a यानी 4 × 1 4, तो ये कितना हो गया? 3। यानी हमको वर्टेक्स पता चल गया -2 और -3। अब जरा इस क्वाड्रेटिक का देखिए, क्वाड्रेटिक का ही सिर्फ हम ग्राफ देखना चाहेंगे, वो भी कहां से कहां तक देखना चाहेंगे? तो -1 से 1 तक, क्योंकि ये फंक्शन का डोमेन हमने निकाला है -1 से 1। मतलब फंक्शन डिफाइन होगी, कहीं पे फंक्शन का एग्जिस्टेंस होगा तो वो सिर्फ वैल्यूज लाई करेगा -1 से 1 में। अगर आप कहोगे, कोई आपसे बोले कि आप f(2) की वैल्यू बताइए इस फंक्शन में, तो आप कहेंगे f(2) तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि x = 2 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, बिकॉज x = 2 डजंट लाई बिटवीन इट्स डोमेन। इसके डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके डोमेन में जो भी वैल्यूज है, इन्हीं में से किसी पर आप इस फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हो। 10 पे या 100 पे या 1 लाख पे इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके डोमेन में ही वो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक रफली ग्राफ ड्रॉ करें इस क्वाड्रेटिक का, तो -2 और -3 किस क्वाड्रेंट में होगा? तो आप समझ पा रहे होंगे, इधर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? आप देखो तो 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरह, सॉरी ओरिजिन से पास नहीं करेगा ये, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह का है बच्चे। देखिए आप ध्यान से। अब एक बात तो आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समय लग सकता है क्योंकि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का अच्छे से नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं समझाते चलूं। ये एक चैप्टर ही है क्लास 12 में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक चैप्टर ही है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वहां पे इसको डिटेल में करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी जितना का जरूरत है उतना तो समझ में आ रहा होगा ना, कौन बढ़ते जा रहा है कौन घटते जा रहा है। एक्स के भी वैल्यू बढ़ाने पे, डोमेन को बढ़ाने पे, अगर फंक्शनल वैल्यू भी बढ़ते जाए तो इंक्रीजिंग है, एक्स को बढ़ाने पे फंक्शनल वैल्यू घटते जाए तो डिक्रीजिंग है। इतना ही हमको देखना है। -1 से 1 में ये पॉइंट है हमारा -2 और -3, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये अगर वर्टेक्स है तो ये -2 है, तो -1 कहीं इधर होगा, ठीक है ना, और 1 तो 1 कहीं इधर होगा। तो -1 पे फंक्शन का ये वैल्यू है क्वाड्रेटिक का, और 1 पे ये वैल्यू है, तो आपको बाकी ग्राफ से मतलब ही नहीं है, बस इतने से मतलब है क्वाड्रेटिक का, -1 से 1 में। अब आप बताओ कि -1 से 1 में जो फंक्शन है वो किस नेचर का है? इंक्रीजिंग नेचर का है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि नहीं
कि इस क्वाड्रेटिक का -1 पे मिनिमम वैल्यू होगा और 1 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। आप देखो -1 पे मिनिमम निगेटिव दे रहा है, 1 पे मैक्सिमम पॉजिटिव दे रहा है। यानी कि हम लोगों ने पता करा था, इसके बारे में हमको पता था, ये भी इंक्रीजिंग है इस डोमेन में, जो हम लोगों को डोमेन इस फंक्शन का मिला है। यानी हम बोल सकते हैं ना कि ओवरऑल ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग नेचर का है। ओवरऑल ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग नेचर का है, और इंक्रीजिंग नेचर का है तो आपके दिमाग में ये बात तो आ रही होगी कि इसका मतलब है सर कि मिनिमम वाले पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा हमको और मैक्सिमम वाले पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। तो आपको जो एफ मिनिमम होगा वो होगा एफ ऑफ -1। आप बस x के जगह पे -1 रख लो, साइन इनवर्स -1 प्लस 2 tan इनवर्स -1 और प्लस -1 का स्क्वायर करोगे आप 1 हो जाएगा -4 प्लस 1। ये वैल्यू आप तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, -π/2 ये +2 इंटू -π/4 और ये कितना हो गया -2। मैं छोड़ रहा हूं, सॉल्व आपको करना है। इफ मैक्सिमम जो होगा वो होगा मैक्सिमम इनपुट पे यानी 1 पे। आप 1 रख लो फंक्शन में, साइन इनवर्स 1 प्लस 2 tan इनवर्स 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 जो आ जाए, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया फंक्शन का, ये मिनिमम, यानी यहां से यहां तक फंक्शन लाई करेगा फंक्शन की वैल्यू, मतलब कि फंक्शन का रेंज। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम, हाँ एक बात और, एक क्वेश्चन इतना के बाद मेरा आपसे होगा। क्या क्वेश्चन है कि आप जरा ये बताना कि सर ठीक है आप तो 2 क्वेश्चन बताए, आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि सर दोनों डिक्रीजिंग था तो आप बता दिए, तीनों इंक्रीजिंग है तो आप बता दिए, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग नेचर का रहेगा तब क्या होगा। ये होमवर्क है, सोचिएगा कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग और एक दूसरा डिक्रीजिंग नेचर का हो तब आप उसका रेंज कैसे निकालोगे। ये मेथड से निकाल सकते हैं क्या, या कैसे निकालेंगे ये आप करके हमको बताइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं रेंज के और डोमेन्स के प्रॉब्लम्स में। जिस तरह के भी आप कोई भी बुक आप ले लो ना, जितने कोई भी आप बुक्स ले लो, आप देख लो, इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। तो अब कुछ अलग टाइप्स के प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि और मजेदार है, इससे भी मजेदार प्रॉब्लम्स। अगर वो आप खुद से करोगे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो सीखते हैं पहले एक दो, फिर तो होमवर्क आपको रहेगा। इरेज करते हैं इसको। देखिए ये प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम जरूर है, समझते हैं। सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व करना है मीन्स एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स के कौन से वैल्यू के लिए कॉस इनवर्स एक्स का बॉक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का बॉक्स 0 के इक्वल होगा। दिया हुआ है वेयर दिस ब्रैकेट्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन चैप्टर में आप सीखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बस थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन होता है या एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप जो भी डालें तो फ्रैक्शनल पार्ट को रख लेता है और उससे जो छोटा, जस्ट छोटा इंटीजर आपको बाहर दे देता है। जैसे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, 1.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, जो भी रहेगा उससे जस्ट छोटा आपको बाहर मिल जाएगा। अगर 2 तो ये तो खुद इंटीजर है तो जो करते हो बाहर, 2.01 तो इससे जस्ट छोटा 2, 3.9999 इससे जस्ट छोटा 3, ना कि 4 नहीं लेना, जो भी वैल्यू रहे जस्ट उससे छोटा। 0 रहेगा, 0 बाहर, 0.45 क्या बाहर, 0,
जीरो इंटीजर है। -1.2 क्या बाहर, -1 नहीं, हाँ -2 इससे जस्ट छोटा, -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको लेना है। ये सब आपको बताया गया होगा फंक्शन में, आप अच्छे से समझते हैं। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब मेरी बात थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा करके ध्यान से सुनना है आपको, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम पार हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। और ये इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स का सबसे आसान है। अगर मैं ऐसा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बॉक्स के क्वेश्चंस को ग्रेटेस्ट इंटीजर के, तो मतलब है कि ये आसान है, क्योंकि ये पहला प्रॉब्लम हमने लिया है। अब जरा देखिए, ये आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इस रेंज का मतलब क्या होता है ये भी आप समझते हैं। इस रेंज का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू पाई। या आप यूं कहें कि रेंज का मतलब हो गया कि कॉस इनवर्स एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका कम से कम आउटपुट इसका मिलेगा 0 और इसका मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा पाई। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी आप रेंज जानते हो कि इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई। यानी इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा कॉट इनवर्स एक्स का, वो 0 से जस्ट बड़ा होगा। आप ये बोल सकते हो 1, सबसे छोटा वैल्यू, और इसका बड़ा वैल्यू पाई होगा। अभी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं कॉट इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम पाई यानी ये यहां तक जा नहीं सकता क्योंकि यहां पे ओपन इंटरवल है, यानी इस वैल्यू से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा कॉट इनवर्स एक्स, जो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब एक बात और आप दिमाग में रखो कि प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है आपसे कि इन दोनों ही फंक्शंस के वैल्यू को जोड़ने पे 0 आ रहा है। तो 0, दो नंबरों को जोड़ने पे 0 कब कब आ सकता है? दोनों अगर वैल्यू निगेटिव वैल्यू दे तो कभी भी उनका सम 0 नहीं होगा। अगर दोनों ही जगह से पॉजिटिव वैल्यू मिले तो भी उनका सम 0 नहीं होगा। 0 होने के लिए किसी एक को पॉजिटिव, उसी वैल्यू में किसी एक को निगेटिव होना होगा, पहला कंडीशन। या दूसरा कंडीशन, इनका सम 0 तब भी पॉसिबल है जब ये वैल्यू भी 0 हो और ये वैल्यू भी 0 हो, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। यही दो कंडीशन हो सकता है ना। एक मैग्नीट्यूड वाइज सेम, साइन वाइज अपोजिट वैल्यूज दोनों दें तब 0, या दोनों 0 दें तब 0, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पे नहीं, दोनों निगेटिव पे नहीं। लेकिन यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ना कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है और ना ही कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है। कॉस इनवर्स एक्स भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और कॉट इनवर्स एक्स भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो इनका सम 0 कब पॉसिबल है? जब दोनों ही वैल्यू 0 हो। तो बॉक्स लगा हुआ है, मतलब यहां से भी हमको वैल्यू 0 मिलना चाहिए और यहां से भी वैल्यू हमको 0 मिलना चाहिए, तभी इनका सम 0 हो सकता है। और हम क्या जान गए कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा भी, 0 से पाई तक इसका रेंज है और 0 से पाई इसका रेंज है। अंतर ये है कि ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। तो 0 से पाई तक के
वैल्यूज को अगर हम लोगों ने इंटीग्रल पार्ट में रखा तो कौन कौन से इंटीजर हमको मिलेंगे? तो एक इंटीजर 0 पे क्लोज है, तो एक इंटीजर हमारा 0, एक इंटीजर 1, एक इंटीजर 2 और एक इंटीजर 3। यही 4 वैल्यूज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्रोवाइड कर सकता है। समझ में आ रही है बात? अब हाँ, यहां पे एग्जैक्ट 0 हम भले ही कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकती क्योंकि क्लोज नहीं है, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग भी अगर होगा तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। यानी कॉट इनवर्स एक्स का भी जो बॉक्स आएगा तो बॉक्स के बाहर तो इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा पाई तक। तो ये भी क्या क्या वैल्यू दे सकता है हमको? 0, 1, 2 एंड 3। अब इसका ये पॉसिबिलिटीज है और इसका ये पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों का सम 0 सिर्फ एक ही केस में, जब कॉस इनवर्स एक्स भी 0 दे, कॉस इनवर्स एक्स 0 नहीं, कॉस इनवर्स एक्स जो भी दे बॉक्स लगाने पर 0 मिल जाए, और ये भी क्या दे? 0 दे। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मेरे सामने हो नहीं क्लास में कि मैं तुरंत पूछ लूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं। भले ही थोड़ा समय ज्यादा लगे, हो सकता है कि एक लेक्चर में 2 ही 3 प्रॉब्लम आप सीखे, 4 ही सीखे, लेकिन अच्छे से तो सीखे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सब ये सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब दोनों 0 हो। मतलब ये हो गया कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्लोज 0 से, आप सोचो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्लोज 0 से कहां तक हो कि उसका इंटीग्रल पार्ट 0 मिले? तो क्लोज 0 से ओपन 1 तक होगा तभी उसका इंटीग्रल पार्ट 0 मिलेगा। एंड इसको भी 0 होना होगा, तो इसको 0, तो कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? तो 0 से, अब 0 पे कॉट इनवर्स एक्स में इक्वलिटी नहीं लगेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 के इक्वल थोड़े ना कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है। कॉट इनवर्स एक्स में 0 पे ओपन इंटरवल होता है, तो यहां पे ओपन इंटरवल होगा। अगर आप ये गड़बड़ करेंगे क्लोज ओपन में तो फिर आपका इंटरवल का खेल उल्टा पड़ जाएगा, और फिर ऑप्शंस एग्जाम में ऐसे होते हैं कि बस क्लोज ओपन का भी हेर फेर हो सकता है, तो फिर आप गलत कर जाएंगे। इसीलिए ध्यान से 0 से बड़ा होना चाहिए कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू, और 1 से कम होनी चाहिए। तब जाकर के जब 0, 1 के बीच में वैल्यू देगा कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका बॉक्स भी, इसका इंटीग्रल पार्ट भी हमको 0 प्रोवाइड करेगा, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, सॉल्व दोनों होना चाहिए। एंड का मतलब क्या हुआ? इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स हमारा डिक्रीजिंग नेचर का होता है, तो जैसे ही हम लोग कॉस इनवर्स यहां से हटाएंगे तो इस इंटरवल में 0 से पाई में कॉस भी डिक्रीजिंग होता है, 0 से पाई में कॉट भी डिक्रीजिंग होता है। ये हम लोग बहुत बार सीखे, तो आइडिया लग गया होगा। जब हम लोग कॉस 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 0 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन कॉस 1, यानी हम यहां से लिख सकते हैं कॉस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1, यहां पे इक्वल है। एंड इसको कॉट भी डिक्रीजिंग नेचर का है, तो क्या हो जाएगा? कॉट 0 ग्रेटर देन एक्स और ग्रेटर देन कॉट 1। मतलब ये हो गया कि कॉट 1 लेस देन एक्स लेस देन कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। अब हम लोग आगे बात किया जाए, अब हमको क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। अगर हम इस रिजल्ट को ए नाम दे दें और इस रिजल्ट को बी नाम दे दें, तो ए इंटरसेक्शन
b हम लोगों को निकालना है, तो हमको x का वो वैल्यू मिल जाएगा जिस पर दोनों का इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, तो सम हमारा 0 आ जाएगा, तो x की वही वैल्यूज हमारी सॉल्यूशन हो जाएगी। a इंटरसेक्शन b gives। अब एक बात तो और भी आपको ध्यान में रखना होगा बच्चे, यहां के बाद इतना करने के बाद भी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पूरी तरह से गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि cot 1 बड़ा है कि 1 बड़ा है कि cos 1 बड़ा है ना। आप खुद सोचो ना कि क्योंकि अगर आपको बड़ा नहीं मालूम रहेगा कि इनमें से बड़ा कौन है, तो फिर आप नंबर लाइन पे कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप नंबर लाइन के ऑर्डर को इधर उधर लिख देंगे तो फिर सही सॉल्यूशन तो आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो एक तो इन्फिनिटिव तक की बात हो रही है, तो हम इधर ले लेते हैं प्लस इन्फिनिटिव और यहां माइनस इन्फिनिटिव, इंटरसेक्शन हमको लेना है। पहले देखा जाए कि cos 1 में और cot 1 में बड़ा कौन है, ठीक है। देखा जाए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहां देखिए मैं बता रहा हूं कैसे पता करें कि cot 1 और cos 1 में बड़ा कौन है। तो हम लोग cot 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ आप, cos 1 डिवाइडेड बाई sin 1 लिख सकते हैं इतना। अब आप ये भी जानते हैं कि ये जो sin 1 की वैल्यू है ये लाई बिटवीन 0 से बड़ा होगा, ये आपको क्लियर होगा। आप काम करते हैं, हाँ यहां देखो आप साइन का अगर हम ग्राफ देखें तो ये आपको पता है कि पाई है, ये है π/2, ये होता है 3.14, ठीक है ना। ये π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.57, और 1 जो होगा तो π/2 से पहले कहीं यहां पे होगा, तो sin 1 पे 1 रेडियन पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, पॉजिटिव होगी, लेकिन और वो पॉजिटिव 1 से कम होगी। हम लोग बोल सकते हैं कि लाई बिटवीन 0 एंड 1, निगेटिव ही नहीं, 0 एंड 1। लेकिन ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि आप cos 1 को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि आप उसको घटा रहे हैं। जैसे 1 बाई मान लो आप 1/2 है, तो ये तो 2 मल्टीप्लाई होने के बाद cot 1 की इक्वल हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि sin 1 की वैल्यू 0-1 के बीच में है, तो ये पार्ट sin 1 जो है वो cos 1 के वैल्यू को बढ़ा रहा है, तब ये cot 1 के इक्वल हुआ। मतलब cot 1 बड़ा है और cos 1 छोटा है, तो जो छोटा है उसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट में, इसके बाद लिखेंगे cot 1। अब बारी आती है 1 की, क्योंकि 1 कहां होगा, क्या 1 cot 1 से बड़ा है या उससे छोटा है, ये कैसे पता चलेगा। तो अब आप देखो इसको कैसे हम लोग पता करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि cot π/4, cot 1 और 1 में कौन बड़ा है ये पता करना है। cot π/4 होता है 1, और हम ये भी जानते हैं कि π/4 जो है ये छोटा है 1 से। π/4 जो है π/2 ही हो गया 1.57, तो ये 1 जो है π/4 से, अगर इसको फिर से हम हाफ करेंगे तो 1 तो उससे बड़ा ही होगा ना। और cot अगर हम दोनों तरफ ले लें तो हम जानते हैं कि 0 से π इंटरवल में cot हमारा डिक्रीजिंग नेचर का होता है, तो cot π/4 ग्रेटर देन हो जाएगा cot 1। समझ में आ रहा है ना। cot 1 और 1 में कौन बड़ा है ये पता करने के लिए हम ये जानते थे cot π/4 1, यानी π/4 छोटा है 1 बड़ा है, दोनों तरफ cot ले लिए। लेकिन cot डिक्रीजिंग नेचर का है 0 से π में, तो cot π/4 के लिए इनइक्वालिटी बदल गया cot लेने पे, तो ये 1 हो गया ग्रेटर देन cot 1। मतलब 1 बड़ा है
cot 1 से, यानी cot 1 छोटा है तो 1 इसके राइट साइड होगा। आप देख पा रहे हैं ना कितना कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, सॉल्व करने के बाद भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रॉब्लम। और ये स्टार्ट है यहां से, स्टैंडर्ड इसलिए बन गया ना, बॉक्स लगा दिया गया। अब देखते हैं, पहला कहा जा रहा है कि x cos 1 से लेकर के 1 तक, cos 1 से 1 तक, cos 1 पे ओपन और 1 पे क्लोज। दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि x cot 1 से इंफिनिटी, तो cot 1 पे ओपन इंफिनिटी तक, इंटरसेक्शन में इतना पार्ट शामिल है, यानी जो सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम का x बिलोंग्स टू cot 1 से 1 तक, ओपन है दोनों जगह, सॉरी 1 पे क्लोज है, 1 पे क्लोज है। ये हमारा आंसर है। ध्यान से आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को पीछे ले जाइए और ध्यान से समझिए इसको। देखिए एक और क्वेश्चन है, सॉल्व इंटीग्रल पार्ट ऑफ tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2। ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। हाँ GIF है, आई गायब करके नहीं पढ़ लेना है ठीक क्या है, ठीक है ना। और पिछला जो हमारा प्रॉब्लम था, अगर आपको समझ में आया है तो काफी अच्छा प्रॉब्लम था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आया होगा तो फिर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर बोर्ड वाले भी बच्चे हैं जिनको समझ में कम आया होगा या नहीं आया होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स पिछला या ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कभी आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर है कि आप अगर कोशिश करेंगे ना तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपका ब्रेन ओपन कर देता है पूरी तरह से, क्योंकि बहुत जगह लास्ट तक आपको सोचना है। चलिए, तो इसको होमवर्क है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट कर देता हूं इस प्रॉब्लम्स के लिए। आपको पता है tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है -π/2 से π/2, मतलब -1.57 से 1.57 तक। और cot इनवर्स का तो अभी हम लोग सीखे थे 0 से पाई, यानी 0 से 3.14 तक। अब आप जरा सोचो कि इन वैल्यूज को जब आप बॉक्स में रखोगे, जैसे इसको ही रखे, इससे जस्ट बड़ा वाला, तो आपको इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू क्या मिलेगा -2, फिर बीच में कुछ आएगा -1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है और 1 मिल सकता है, 2 नहीं मिल सकता। इससे छोटा इंटीजर ही आपको मिलेगा ना, -2, -1, 0 और 1। आगे यहाँ पे क्या क्या निगेटिव नहीं मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव मिल सकता था, इससे छोटा इंटीजर था -2, यहां से मिलेगा 0, 1, 2, 3। अब इनका सम इस बार 2 के इक्वल होना चाहिए। तो देखा जाए कि कौन कौन से केस में 2 हो सकता है। अगर हम यहां से -2, यानी ये पार्ट अगर -2 दे तो ये पार्ट 4 देगा तब ना 2 हो सकता है। तो ये तो 4 प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो केस नहीं चलेगा। हाँ, ये अगर -1 प्रोवाइड करे, कौन, ये पार्ट, और ये पार्ट प्रोवाइड करे 3, तो फिर ये ऐड होकर के 2 तो बन ही जाना है। एक ये केस, इसको आप सॉल्व कीजिएगा पूरी तरह से। tan इनवर्स x की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू को 3 लेगा। दूसरा केस 0, तो ये दे दे 2, तो भी काम बन जाएगा। तीसरा केस जब ये दे दे 1 और ये भी दे दे 1, बस इन तीनों ही केसेस को आप पहले सॉल्व करें। तीनों केसेस के आंसर का जो यूनियन होगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, यानी ये एक ही क्वेश्चन में 3 बार आपको सॉल्व करना है। एक बात आप जान लो कि अगर आप इसको ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, अगर नहीं समझ में आए कैसे स्टार्ट लेना है तो फिर से आप पिछले प्रॉब्लम पे जाइएगा, सॉल्व कीजिए। और अगर आप ये कर लिए तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज इतना ही।
इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।